हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए, हम लोग स्कूल में भी और कोचिंग में भी पढ़ चुके हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं और उसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो उसमें हम सारी चीजें आप लोगों को बता चुके हैं कि अभिदृश्यक लेंस क्या होता है। मैंने एक चीज बताई है आप लोगों को कि अभिदृश्यक लेंस हमेशा वस्तु के पास में होती है और अभिनेत्र लेंस हमारी आंखों के पास होती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में हम लोगों ने पढ़ा कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी वस्तुओं को जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि दर्शन कोण हमारी आंखों पर बड़ा बनने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं बड़ी चीजों को। छोटी चीजों को वो बड़ा करके दिखा देता है। और ऐसे ही जब हम लोग दूरदर्शी पढ़े, खगोलीय दूरदर्शी में, तो उसमें क्या था कि अभिदृश्यक लेंस जो हम लोगों का था, उसकी तुलना में अभिनेत्र लेंस बड़ा था, अभिदृश्यक लेंस छोटा था। और इसका जस्ट उल्टा था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा था, अभिनेत्र लेंस बड़ा था। तो ये चीज दिमाग में अपने रखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्ती दूरदर्शी। देखिए, ये चीज मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कंपेयर जो करना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या डिफरेंस है और दूसरी चीज खगोलीय दूरदर्शी में। लेकिन हमको आज पढ़ना है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका जो किरण आरेख है वो भी हम बता के समझा के आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको खींचना है, कैसे कैसे क्या बनेगा, रचना कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या है इसके। परावर्तित दूरदर्शी, इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, देखिए चूंकि जो हम लोग दूरदर्शी पढ़ते थे उसमें अभिदृश्यक लेंस, उत्तल लेंस का यूज होता था और उत्तल लेंस की एक सीमित मात्रा है कि हम कितना बड़ा बना सकते हैं। तो एक निश्चित लिमिट के बाद हम लोग उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से न्यूटन जी ने उसके स्थान पे, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पे एक अवतल दर्पण का यूज किया और इस प्रकार से किसी भी वस्तु को हम लोग आवर्धित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक कहते हैं। क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जो दर्पण होते हैं वो परावर्तक होते हैं और खासकर जो प्रतिबिंब बनता है वो मैक्सिमम प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए बनता है और उत्तल दर्पण के लिए उसमें कई कंडीशन होते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं बन पाता है और काल्पनिक बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अवतल दर्पण यूज किया जा रहा है। किरण आरेख कैसे खींचना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले एक दर्पण ले लेते हैं हम लोग, इसको यमन कह देते हैं, और एक इसका मुख्य अक्ष होता है, जैसे हम लोग पहले से हाई स्कूल की क्लास में पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष होता है ये। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी काफी दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसको हम अनंत पर भी मान सकते हैं, ए बी जो आपको दिख रहा होगा, ए बी। अब यहां से ए बी चूंकि बहुत दूर स्थित होने के कारण ए बी से जो किरणें दर्पण पर आपतित होंगी वो दोनों की दोनों किरणें हम ले सकते हैं, तो वो समांतर लेनी पड़ेगी हम लोगों को। तो हम किरण आरेख बना के आपको बता रहे हैं। ये पहली किरण हम देख रहे हैं कि ए बी से जो आने वाली किरणें हैं वो एक समांतर आएंगे इसके, और ये वस्तु दूर स्थित होने के कारण जो भी किरणें आएंगी वो समांतर ही आएंगी, कुछ इस प्रकार से। अब मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण रखा जाता है। मुख्य अक्ष से ध्यान रखिएगा कि मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समतल दर्पण यहाँ पे बनाना होगा हम सभी लोगों को। ध्यान रखिए कि किरण आरेख पे भी हम लोगों को 2 नंबर मिलता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, तो उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे। किरण आरेख कैसे खींचना है इसलिए हम बना के बता रहे हैं आप लोगों को। अब यहां से जो पहली वाली किरण आ रही है वो परावर्तन के पश्चात समतल दर्पण पर पड़ेगा, इस प्रकार से। और यहां से दूसरी किरण जो आ रही है परावर्तन के पश्चात वो भी समतल दर्पण पर ही पड़ती है, और यहां से समतल दर्पण से भी परावर्तन के पश्चात
नेत्रिका पे जाता है। नेत्रिका हम यहाँ बना रहे हैं, नीचे देखते रहिएगा कैसे कैसे बनता है। ये किरणें जिसके सहायता से हम नेत्रिका की सहायता से हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ पर नेत्रिका होती है। अब समतल दर्पण पर ये जो समतल दर्पण माना गया है इसको हम लोग M2 मान सकते हैं। अब यहां से ये किरणें फिर से एक बार परावर्तित होती हैं और ये जो पहली किरण है और दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर पहले बार प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोग A1 B1 या A' B' मान सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब ये किरणें पहले जो दर्पण हमारा M1 है उससे परावर्तित होकर समतल दर्पण ये है जिसका नाम M2 दिया गया है, समतल दर्पण। ये यहां से परावर्तन के पश्चात जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, इसका जो नेत्रिका, ये हम लोग का नेत्रिका है जहां से हम लोग प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो नेत्रिका का जो मुख्य अक्ष बनता है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। हम डार्टेड लगा रहे हैं, डार्टेड मिला, पूरी लाइन मिला नहीं रहे हैं। और ये मुख्य अक्ष के साथ यहां पर जो लंबाई होगी वो A1 B1 कह सकते हैं या A' B' कह सकते हैं। ये उसका छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ये छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये A' B' हमने नाम दे दिया इसका A' B'। क्योंकि A' B' जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अवतल दर्पण की वजह से बन रहा है, जिसके लिए वस्तु का कार्य करता है AB, जो काफी दूरी पर दर्पण से रखा है। परावर्तन के पश्चात एक बार यहाँ 45 मुख्य अक्ष से 45 अंश कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण रखा गया है जिसका नाम है M2। वहां से परावर्तन के पश्चात ये नेत्रिका पर पड़ता है और उसके पहले ये किरणें आपस में जहां पर मिलती हैं वहां पर पहला प्रतिबिंब A' B' बनता है। अब ये इसको हम अगर बढ़ाते हैं आगे, डार्टेड आगे बढ़ा देते हैं, तो ये किरणें कुछ इस प्रकार से हमारी नेत्रिका पे आएंगी। ये देखिए, ये अपवर्तन के पश्चात कुछ इस दिशा में मुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये पीछे बढ़ाने पे जाके मिलती है, क्योंकि आगे मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, तो ये ऐसे पीछे बढ़ाई जाती हैं डार्टेड। और ये डार्टेड ऊपर जैसे हम दोनों किरणों को बढ़ाते हैं तो ये किसी न किसी बिंदु पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। इन किरणों को दोनों को हम बढ़ा लेते हैं पीछे की तरफ, और ये लगभग यहाँ पे जाके आपस में मिलती हैं और मुख्य अक्ष के साथ इसका जो फाइनल प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पे बनता है, जिसको हम लोग A' और B' कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे A' और B' हम लोग का फाइनल प्रतिबिंब बन जाता है। एक बार फिर से हम किरण आरेख समझाते हैं। ये बहुत बढ़िया है किरण आरेख समझना, हालांकि दोनों चीज समझ गए होंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अब इस प्रकार से हम लोगों का बन गया है परावर्तित दूरदर्शी। परावर्तित दूरदर्शी में फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण होता है या दृश्यक लेंस के स्थान पर यूज होता है, जिसको हम लोग M1 कहते हैं। एक दूर वस्तु होती है AB, वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो समांतर आती हैं, क्योंकि काफी दूर होने की वजह से किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, वो समांतर ही होती हैं। अब ये पहली किरण जो पड़ती है वो परावर्तन के पश्चात यहाँ पर M2 जो समतल दर्पण लगा है उस पर पड़ती है, और समतल दर्पण पर पड़ने से फिर से एक बार परावर्तित होती है और नेत्रिका पर पड़ जाती है। दूसरी किरण जो M1 पर आपतित होती है
परावर्तन के पश्चात दूसरे M2 पर अर्थात समतल दर्पण पड़ती है और वो भी परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मतलब जैसे ही समतल दर्पण जो M2 है वहां से दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर दर्पण M1 के लिए प्रतिबिंब a' b' बनता है और ये a' b' जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसका फाइनल जो प्रतिबिंब है a'' b' ऊपर बना देता है। तो इस प्रकार से इसका सारा संरचना किरण आरेख हम लोग बना लिए हैं परावर्तित दूरदर्शी का। अब इसमें जो मेन फैक्ट है इंपॉर्टेंट जिसका हम गणना करते हैं, गणना किसका करना है हमें, आवर्धन क्षमता का। इसका हम लोग आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, m बराबर हम लोग लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है आंख पर दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब इसमें दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां मतलब जैसे हम लोग अभी कुछ दिन समय पहले इसके परावर्तित दूरदर्शी मतलब दूरदर्शी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, एक खगोलीय दूरदर्शी, तो उसमें दो स्थितियां जो थी यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति में कहा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की, मैं लिख के बोल दे रहा हूं, अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जो आवर्धन क्षमता का हम लोग फार्मूला होता है वो -f/fe और 1 + fe/d, ये फार्मूला होता है। और सेकेंड कंडीशन के लिए होता है कि जब हमारा जो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है मैं साइड में लिख दे रहा हूं, तो वो m हो जाता है -f/fe। तो ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से नोट कर सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है वो चाहे परावर्तित दूरदर्शी के लिए हो और चाहे खगोलीय दूरदर्शी के लिए हो, मतलब अपवर्तित दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों एक ही नाम है। तो दोनों का जो आवर्धन क्षमता होता है परावर्ती या अपवर्ती, उसका आवर्धन क्षमता सेम होता है। तो हम लोग अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी पर बनता है तो फार्मूला होता है ये -f/fe। देखिए सफिक्स में जो O होता है वो अभिदृश्यक लेंस के लिए यूज किया जाता है, E होता है अभिनेत्र लेंस के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो FO यूज हो रहा है वो जो अवतल दर्पण है M1 उसके लिए FO यूज हो रहा है, दर्पण के लिए। लेकिन यही चीज अगर हम खगोलीय में पढ़ते हैं तो वहां पर जो FO यूज होता है वो किसके लिए होता है, अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो ये दोनों कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या परावर्तित दूरदर्शी, 5 नंबर का आएगा। उसमें 2 नंबर क्या रहता है कि सिर्फ किरण आरेख बनाने के लिए 2 नंबर का आता है, और बाकी जो लिखना है आपको आवर्धन क्षमता निकालना है, उसकी रचना लिखनी है, कैसे कैसे बना प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, वो 3 नंबर का होता है। टोटल मिला के 5 नंबर का उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा जाता है। तो
तो उसके दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और 2024 में संभावना बन सकती है इसके पूछे जाने की। तो इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को अगर ये मैंने स्लो पढ़ाया हो तो इसको फास्ट करके आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी कुछ देखना है, दोबारा समझना है, तो इस वीडियो को आप फिर से 2 बार 4 बार देख सकते हो, समझ सकते हो। मैंने पूरा प्रतिबिंब किरण आरेख जो है इसे पूरा बना के आप लोगों को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।